क्या हाल चाल है बच्चों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। लाइट कम लग रही है क्या? लेट मी टर्न इट ऑन नाउ, होपफुली इट्स बेटर। ओके, सो क्या हाल चाल है आप लोग के? तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं 2.1 इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट है ना, ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो पार्ट 1 इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज द पार्ट 2। ठीक है ना, तो पार्ट 1 को हमने इस तरह से कंक्लूड किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज ऐसे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज ऐसे हैं, है ना। तो इसके पीछे क्या कहानी थी? पार्ट 1 में हमने सिर्फ यही बातें सब करी थी। अब पार्ट 2 में हम इसके आगे 12 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आप लोग इतने परफेक्ट हो जाओ कि चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो और चाहे वो एग्जाम्पलर का हो, चाहे किसी भी एनी अदर बुक का हो, अगर इस टॉपिक से तो आप उसको कर देंगे आराम से। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, है ना। सो मे बी अगर आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। ओके, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। वो 12 प्रॉपर्टीज क्या है, वो 12 प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो भैया दो के पेयर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये बड़ा गंदा कलर है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, अब ये 12 प्रॉपर्टीज क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे कह देंगे एक्स, ठीक है। अगर मैं कह दूंगा साइन इनवर्स साइन एक्स, अब क्या होगा? अब भी बच्चे कह देंगे एक्स। क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं? क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं? क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस नहीं है? क्या ये दोनों सही हैं? समझ में आ रही है बात? तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हाँ, अभी जो लिखा है वो है तो सही पर पूरा सही नहीं है। तो पूरा सही कब होगा ये मैं बताता हूँ। तो कहता है कि भैया साइन एक्स की डोमेन आपको पता है क्या होती है? सर नहीं पता। साइन एक्स की डोमेन का मतलब ऑल एंड रेंज -1 to 1, ठीक है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो डोमेन इज अरे क्या लिख दिया? डोमेन इज -1 to 1 and what is the range of the sin inverse x? So we should call it as principal range, है ना, principal range। इसको हमें principal range कहना चाहिए, ठीक है। So ये कितना हो जाएगा? -π/2 +π/2, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है आपका, है ना। और जो आपका वैसे भी दिमाग छोटा है बड़ा है? कैसा है? छोटा है बड़ा है? बताओ। ऐसा भी है, इस्तेमाल करो। साइन समथिंग का आंसर हमेशा कहाँ आएगा? साइन समथिंग का आंसर हमेशा इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता है? तो साइन समथिंग ने अगर आपको आंसर x दिया तो ये x कहाँ आएगा? साइन समथिंग के आंसर वाली रेंज में। बस दैट्स इट, ये आपको ऐड करवाना था। अब जैसे साइन और साइन x आ गया, है ना। तो साइन इनवर्स समथिंग आपको आंसर कहाँ देगा? साइन इनवर्स समथिंग आपको आंसर हमेशा -π/2 to +π/2 के इंटरवल में दे। तो इसका मतलब जब साइन इनवर्स समथिंग ने आपको आंसर x दिया तो यह x कहाँ बिलोंग करेगा? -π/2 to +π/2। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करानी है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको बतानी थी, ठीक। अब आपको कैसे इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ उसका यूज। अब क्या है कि अगर मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे साइन इनवर्स 5 क्या होगा सर? बच्चा लिख देगा 5 होगा सर। बच्चा क्या कह देगा? अरे बच्चा कह देगा 5 होगा सर। गलत हो गया क्वेश्चन। अगर साइन इनवर्स 5 है तो ये गलत हो गया क्वेश्चन ही गलत है, आंसर तो गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साइन समथिंग जो है ना हमेशा आंसर जिंदगी में -1 और 1 के बीच में देगा। ये आंसर तो 5 आ रहा है,
ठीक है ना। वैसे भी अगर इसमें और भी देखो तो साइन इनवर्स की डोमेन में भी, साइन इनवर्स किन नंबर्स पे डिफाइंड है, -1 से लेकिन 1 तक। साइन इनवर्स कहाँ पे डिफाइंड है, क्या है उसकी डोमेन, -1 से लेकर 1 तक। ये तो 5 नंबर है, इस पे साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहां से आप बच जाते हो कुछ गलत करने से, तो आपको गलत करने से बचाया जा रहा है इन प्रॉपर्टीज को पढ़ा के। ठीक है, सो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है आपका, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ओके। सो इनका काम हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में भी करेंगे, एज वेल एज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में एक ITF डिफरेंशिएशन करके एक टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन करके एक टॉपिक है। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो ये मेनली हमारा इसका यूसेज रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो इस प्रॉपर्टी में बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो कोई आपसे कह दे कि भाई साइन इनवर्स साइन π/3, तो आप लिख दोगे आंसर π/3, तो ये आपका आंसर सही हो गया, है ना। ये आंसर आपका सही हो गया, क्यों, क्योंकि आपका जो π/3 आंसर आपने बताया है वो साइन इनवर्स समथिंग के जो आंसर वाली रेंज है -π/2 से +π/2 उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी तो ये आंसर ठीक है। मान के चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, क्या, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भैया साइन इनवर्स साइन 2π/3, और अब कोई बच्चा लिख दे कि इसका आंसर 2π/3, तो ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 to +π/2, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही कैसे करेंगे चचा, कैसे करेंगे, देखो इसको सही करने का तरीका क्या है। जब मुझे पता चल गया कि ये गलत है तो इसको मैं सही करूंगा, इसको मैं सही करूंगा। यानी कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं यहाँ पे जो भी एंगल है उसको -π/2 से +π/2 के बीच में लाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार साइन टाइप 2π/3 है कहाँ, तो 2π/3 क्या होता है, 18 दूनी 36/3, यानी कि 120 डिग्री का एंगल। तो 2π/3 ये एंगल हो गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, 2π/3 है ना, ये तो हो गया ना भाई 2π/3, चेक करो 2π/3 ये एंगल हो गया। अब मेरे को क्या एंगल चाहिए, मेरे को चाहिए भैया -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, मेरे को इसके बीच में एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को चेंज करूंगा, यानी कि sin 2π/3। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर 2π/3 की जगह क्या चाहिए, एक ऐसा एंगल चाहिए जो -π/2 से +π/2 के बीच में हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा। मैं लिख सकता हूँ कि sin 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ sin π - π/3, चेक कर लो, sin 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ sin π - π/3। ठीक है, सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई sin π - θ इज द sin थीटा, तो sin π/3। और सुनो, अब मैं इसको इसका आंसर लिख सकता हूँ क्या, अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ π/3, चेक कर लो। क्यों, क्योंकि अब जो π/3 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन को देखो हमने क्या करा, इस एंगल का मॉडिफिकेशन किया यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, एंड देन हमने उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, चेक करो, इसका आंसर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लेके आए, चेक करो। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स समथिंग हमेशा अपना आंसर क्या देगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में देगा, प्रिंसिपल रेंज में देगा। ठीक है ना, क्योंकि 2π/3 प्रिंसिपल रेंज में नहीं था तो हमें इसको चेंज करना पड़ा। ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई मैंने कहा था आपसे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 11 की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लास 11 की प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज और उन पे बेस एक इक्वेशन मैंने करा दिया। ठीक है, तो आपको उन प्रॉपर्टी की यूजफुलनेस या कहाँ ये यूज होंगे, कितनी बेनिफिशियल ये हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो रेस्ट ऑफ द 10 प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो 2-2 के पेयर में पढ़ेंगे और ऐसे ही निपटाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब इन 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे हम लोग। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब इन 2 प्रॉपर्टीज को और पढ़ना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं कि भैया cos x फंक्शन अगर है हमारे पास तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स।
एंड रेंज क्या होगी भैया, इट इज -1 to 1, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास cos इनवर्स x है तो भैया डोमेन क्या होगी, इट इज -1 to 1 एंड प्रिंसिपल रेंज क्या है बच्चे, प्रिंसिपल रेंज। मेरी बातों को अगर कभी स्पेलिंग समझ में नहीं भी आती है ना तो मैं बोलता तो हूँ ही ना, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान दिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, एंड दिस इज -π/2 to सॉरी 0 to π, है ना, ये कॉस का केस चल रहा है ना, कॉस इनवर्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ओके तो cos इनवर्स x, अब ध्यान से देखो cos समथिंग जिंदगी में, अब ये बात तो ठीक है कि बच्चा जो है cos इनवर्स x देखेगा, आंसर x रख देगा, है ना, बच्चा क्या करेगा cos इनवर्स x और आंसर x रख दिया उसने, बट ये x के इक्वल सिर्फ तब होगा जब cos समथिंग जो है उसका आंसर कहाँ होना चाहिए, cos समथिंग का आंसर कहाँ होना चाहिए, -1 to 1 में होना चाहिए, -1 to 1 रेंज में होना चाहिए। तो यानी कि cos समथिंग का आंसर अगर x है तो ये x का होना चाहिए -1 to 1 में होना चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स x को आप x तभी लिख सकते हो जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो। मान के चलो कभी किसी दिन ऐसा हो गया कि cos इनवर्स 5 है ना, तो क्या आप इसको 5 लिख दोगे, नहीं, cos इनवर्स लेट्स से 0.1 है तब आप इसको 0.1 लिख सकते हो, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, है ना। तो जब ये नंबर जो है ये -1 to 1 के बीच में होगा ना, उस वाले इंटरवल से बिलोंग करेगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, तभी आप उसका आंसर 0.1 लिख सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा cos इनवर्स cos x भी x कब होगा, इसमें कंडीशन है, देखो cos इनवर्स समथिंग जो है ना अपना आंसर कहाँ देता है, 0 to π में देता है। तो cos इनवर्स समथिंग ने अगर अपना आंसर x दिया है तो x का होना चाहिए 0 to π में होना चाहिए, 0 to π में होना चाहिए, ठीक है। चेक करो ना, cos इनवर्स समथिंग अगर आपको कोई आंसर दे रहा है तो बेसिकली cos इनवर्स समथिंग का जो आंसर है ना, वो कहाँ होना चाहिए, 0 to π रेंज में होना चाहिए, तो 0 to π इंटरवल में होना चाहिए। तो ये आप तभी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि cos इनवर्स cos लेट अस से π/3, तो आप इसको π/3 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि π/3 जो है ना भैया आपका 0 to π इंटरवल में है। बट अगर कभी किसी दिन ऐसा हो जाए, मान के चलो cos इनवर्स मान लो cos 2π/3 हो जाए, अब आप क्या करोगे भाई, अब आप क्या करोगे हैं, अरे फिर भी इसको 2π/3 लिख सकते हो आप, 2π/3 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 2π/3 भी 0 to π में बिलोंग करता है। ठीक है, साइन वाले केस से शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। बट ऐसा हो जाए मान के चलो कि एक एंगल जो है वो मान लो 0 to π इंटरवल में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कह दूं सिंपल सी बात है 5π/4 cos इनवर्स cos 5π/4, अगर मैं ये कह दूं, ठीक है, cos इनवर्स cos 5π/4 कह दूं, तो अब आप 5π/4 नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 5π/4 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। तो यानी कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, cos इनवर्स cos 5π/4 को, तो सर इसका तरीका बता देते हैं आपको। देखो तो अगर कभी cos इनवर्स cos 5π/4 आपको सॉल्व करना है, cos इनवर्स cos 5π/4 अगर आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको 5π/4 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 5π/4 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये जो एंगल है 5π/4 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसको हमें इस इंटरवल में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक प्रॉपर्टीज को लगाऊंगा। क्या, देखो cos π + π/4 है, 5π/4 चेक कर लो, ठीक है ना, और cos π + π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक कर लो, -cos π/4, चेक करो, और इसको मैं cos π - π/4 भी लिख सकता हूँ, चेक कर लो, और मैं इसको cos 3π/4 भी लिख सकता हूँ। ओहो सर क्या बता दिया, तो cos इनवर्स cos 5π/4 को मैं cos 3π/4 लिख सकता हूँ, और
क्योंकि 3π/4 कहाँ बिलोंग कर रहा है बाबा, 3π/4 बिलोंग कर रहा है 0 to π में, तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये अगर किसी को ये नॉलेज नहीं है तो कैसे ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज व्हाई 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, एंड सबसे पहले तो ये वाला नोट कर लो पूरा। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग दो और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट tan इनवर्स x क्या होगा और tan इनवर्स tan x क्या होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे tan x का डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज क्या है भैया। अब तो सभी बच्चों को खैर समझ में आ गया होगा कि ये 12 प्रॉपर्टीज कैसे तो बननी है और कैसे लगनी है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना, जिनको नहीं भी समझ में आया है ना वो हताश ना हो, कंटिन्यू करते रहें। तो tan इनवर्स x का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मैं प्रिंसिपल रेंज यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, है ना। ये कल बातें हो गई ना, पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारी बातें हो चुकी थी ना। ओके, तो tan x का डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सब बातें आपको पता रखी है कि ऐसा क्यों हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्यों हम लोग रियल नंबर में से निकाल देते हैं व्हाइल डिफाइनिंग द tan x। क्यों, क्योंकि cos x नीचे आता है और cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो 0 होता है। रेंज में हम ऑल रियल नंबर्स लेते हैं, whereas tan इनवर्स x तो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, बट रेंज जो है वो ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 होता है, ठीक है। ये गलत है लेक्चर में, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। तो tan इनवर्स x, आंसर x कब होगा ये पता चल गया आपको कि tan समथिंग अगर कोई आंसर दे रहा है तो tan समथिंग का आंसर कहाँ मिलेगा हमें, tan समथिंग का आंसर क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। tan समथिंग का आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि tan इनवर्स x यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कि मान के चलो कल को अगर कोई आपको कह दे कि भैया tan इनवर्स √2 ये क्या होगा, तो आप क्या देखो √2 क्यों, अरे √2 भी तो रेशनल, सॉरी √2 भी तो रियल नंबर ही है, चेक करो, ठीक है। √2 हालांकि इरेशनल नंबर है बट √2 है तो रियल नंबर ही। जिनको रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, है ना, और इरेशनल नंबर ये सब नहीं पता है वो प्लीज जाके जरूर क्लास 9th का पहला चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ओके, सो tan इनवर्स √2 देगा क्योंकि √2 क्या है, एक रियल नंबर है। कल को मान के चलो अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि tan इनवर्स 1 + i√2, अब आप इसको 1 + i√2 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने क्या कहा कि भैया रियल नंबर ही आंसर हो सकता है, tan समथिंग का आंसर कोई रियल नंबर ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, इमेजिनरी नंबर हो गया, ये गलत हो गया, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज बिल्कुल सही है, ये चीज गलत है। क्यों, क्योंकि 1 + i√2 is a complex number and that does not belongs to a real number, ठीक है। अच्छा जी, अब tan इनवर्स tan x की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स tan x जो है वो हमको x देगा कब, अब देखो tan इनवर्स समथिंग का आंसर कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 में। तो tan इनवर्स समथिंग का अगर आंसर x है तो ये आंसर कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2। अब कल को आपको कोई कह दे कि tan इनवर्स tan माइनस π/4 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आप कह दोगे क्या कि भैया इसका आंसर माइनस π/4 है। क्यों, क्योंकि माइनस π/4 जो है वो आपका इस इंटरवल से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर कल को कोई ये कह दे कि tan इनवर्स tan 2π/3 की वैल्यू बताओ भैया, तो क्या आप 2π/3 लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्या आप 2π/3 लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2π/3 does not belongs to open interval माइनस π/2 टू प्लस π/2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों के ये बात सर से ऊपर जा रही होगी, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल रहा है
होता पता क्या है, बच्चों की आदत होती है, अरे आगे पढ़ लेंगे, अरे आगे पढ़ लेंगे, अरे चलो आगे पढ़ लेंगे। बच्चा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही चाहता ही नहीं है ना, कोई भी बच्चा। जैसे मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि यार क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री देखने चले जाओ, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन पता क्या होगा कि सर हम यही पढ़ लें, क्लास 11 का तो बाद में पढ़ेंगे। भाई क्लास 11 का नहीं पढ़ोगे, ये समझ में नहीं आएगा। तो सर हमें समझना है ही नहीं, हमें तो पेपर देना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, काम हो जाएगा। तो इस तरह की टेंडेंसी होती है बच्चों की। बट जिनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिनको टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, उनको तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और उन्हीं लोगों के समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है, उन्हीं लोगों के समझ में आ भी रहा होगा, है ना। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि भैया इसमें तो आप इसको नहीं कर सकते है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 2π/3, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग लिख दिया मैंने। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, इसको भी मैं अगले पेज पे, अभी नोट कर लेना है ना, पहले मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। तो मान के चलो, अगर आपको कह दे कि 10 इनवर्स 10 2π/3 है, ठीक है, 10 इनवर्स 10 2π/3 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो या सबसे पहले तो ये एंगल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल में होना चाहिए था, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो यानी कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे 10 2π/3 को क्या मैं 10 π-π/3 कर सकता हूँ क्या? और क्या मैं इस चीज को -10 π/3 लिख सकता हूँ क्या? और क्या मैं इस चीज को 10 -π/3 कर सकता हूँ क्या? अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ लगाई है, तो ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर मेरे को नहीं आती तो नहीं लगा पाता। चेक करो, 10 2π/3 को मैं 10 π-π/3 लिख सकता हूँ, 10 π-π/3 को मैं -10 π/3 लिख सकता हूँ, और -10 π/3 को मैं 10 -π/3 लिख सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई कैन चेंज दिस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और अब मैं आंसर जो है उसको डायरेक्ट -π/3 लिख दूंगा, और -π/3 क्योंकि -π/2 से +π/2 में बिलोंग करता है, दिस इज करेक्ट। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो फटाफट इसको नोट करेंगे, मेरा गला सूख रहा है यार, जरा पानी पी लो। चलो तो फटाफट इसको नोट करो, 1 2 3, पॉज वीडियो, नोट डाउन। सर पहले ये तो नोट करवा दो, तभी तो नोट करेंगे। नोट करो, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो पहले, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब pause the video, note it down. Okay, let's proceed to the next. अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई, हमें 6 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है ना, तो let's proceed to the next 2 properties. चलो स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम लोग कॉट इनवर्स और कॉट वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स x, ठीक है, इसको मैं सही से लिखता हूँ, कॉट इनवर्स x बराबर, और कॉट इनवर्स कॉट x बराबर, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले तो कॉट x का हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉट x का, अच्छा कॉट इनवर्स x का भी हम लोग डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो कॉट एक्स का डोमेन कितना हुआ भैया? ऑल रियल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट इंटीजर्स, है ना। और रेंज कितना है इसका? ऑल रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन r, और प्रिंसिपल रेंज की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरवल 0 to 5, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरी तो सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट इनके बिना आप ये प्रॉपर्टीज रट के काम नहीं चलेगा। अगर ये याद है तो इन प्रॉपर्टीज को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो सिंपल आप डिराइव कर रहे हो। सो कॉट समथिंग का आंसर, चेक करो, कॉट समथिंग का आंसर क्या होता है? कॉट समथिंग का आंसर ऑल रियल नंबर्स से बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। सो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको यूज करें कि
भाई कॉट इनवर्स 33, हाँ कॉट इनवर्स 33, you can write 33, that's it, not a problem, absolutely correct, क्योंकि x could be any real number, कुछ भी हो सकता है, √5 रख दो, -√5 रख दो, कुछ भी रख दो। अच्छा कॉट इनवर्स कॉट x कब होगा, देखो तो कॉट इनवर्स समथिंग का आंसर कहाँ होता है, 0 to पाई में, तो कॉट इनवर्स कॉट x ने अगर आपको x आंसर दिया है तो कॉट इनवर्स समथिंग का आंसर कहाँ होना चाहिए, 0 to पाई में, तो ये x का मान बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई में। अच्छा अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो यानी कि अगर आप इस तरह कोई क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से कॉट इनवर्स कॉट 2π/3, ठीक है ना, यस इट इज 2π/3, क्यों, क्योंकि 2π/3 जो है वो 0 to पाई इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आप लिख दो कॉट इनवर्स कॉट कॉट 5π/4, ठीक है, या फिर 4π/3, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो 4π/3 आप आंसर नहीं लिखोगे, कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 आप 4π/3 नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि भैया ये जो 4π/3 है ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to पाई, भाई कॉट इनवर्स कॉट x होने के लिए x को 0 से पाई बिलोंग करना पड़ेगा, है ना, 0 to पाई इंटरवल बिलोंग करना पड़ेगा, बट कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 को अगर आप 4π/3 लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन यूजिंग द 11वीं क्लास वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करके। सो प्रॉब्लम क्या है, कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 प्रॉब्लम है ना, क्योंकि भैया हम क्या चाहते हैं, हम चाहते थे एक ऐसा एंगल जो कि 0 to पाई में बिलोंग करे, बट ये तो कर ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉट 4π/3 को रीराइट करूंगा, क्या करूंगा, रीराइट करूंगा, मेरे को दिख गया कॉट 4π/3, यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं इसकी जगह एक ऐसा एंगल चाहता हूं, एक ऐसा एंगल चाहता हूं जो एंगल 0 to पाई में बिलोंग करता हूं, 0 to पाई ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट पाई प्लस π/3 लिख सकता हूं, और क्या मैं इसको कॉट π/3 लिख सकता हूं, चेक कर लो, हो गया मेरा काम, तो मैं इसकी जगह एक ऐसा एंगल ले आया जो 0 to पाई में बिलोंग करता हूं, तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर दूंगा, कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 को क्या लिख दूंगा, कॉट π/3, चेक करो ना, अरे कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा नहीं आता सर, क्यों नहीं आता भाई, पिछले साल पढ़ाया था, कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा, सो कॉट पाई प्लस π/3 यानी कि कॉट π/3, ठीक है भाई, पाई पे चेंज नहीं होता, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, सो कॉट π/3, सो सिंपल, अब इसका आंसर मैं π/3 लिख सकता हूं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये बिल्कुल सही आंसर है, क्यों, क्योंकि π/3 जो है वो बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले तो पिछले वाला पार्ट नोट करो, ये नोट करो, इसको अच्छे से नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अब आपको ये वाला पार्ट नोट करना है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स और सेक की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, सो सेक इनवर्स एक्स अगर कहीं है आपके पास तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड सेक इनवर्स सेक एक्स है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया सेक एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं, ठीक है, सो डोमेन रेंज है ना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इसके अलावा नहीं तो काम नहीं बनेगा, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, ठीक है भैया, ठीक है, ओके, तो सेक एक्स का डोमेन कितना होता है ना, आपको पता है कि रियल नंबर्स में से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 घटाते हैं, ठीक है,
और भैया अगर रेंज की बात कर दें तो रेंज इसकी क्या होती है, शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो r माइनस माइनस 1 टू 1। इसको कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, और अब सेकंड वर्स x की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसकी जो डोमेन होती है दैट इज r माइनस माइनस 1 टू 1, या तो इसको ऐसे समझ लो या इसको ऐसे समझ लो, नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और भैया प्रिंसिपल रेंज की अगर हम बात करेंगे तो भैया रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव दिस इज 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। तो यानी कि सेक इनवर्स x अगर आपको आंसर x देगा तो क्या x कहाँ बिलोंग करेगा, देखो सेक समथिंग का आंसर कहाँ होता है, सेक समथिंग का आंसर इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, है ना, सेक की रेंज में आएगा ना, सेक समथिंग का आंसर सेक की रेंज में आएगा। तो यानी कि ये जो x है इस सेक समथिंग का आंसर है, तो ये कहाँ होगा, सेक की रेंज में, और सेक की रेंज क्या है, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1, ठीक है, ओके। चलो जी, अब अगर मान के चलो बात ये है कि सेक इनवर्स सेक x, तो सेक इनवर्स समथिंग का आंसर क्या आएगा, सेक इनवर्स समथिंग का आंसर जो है सेक इनवर्स की रेंज में आएगा। तो वी कैन से कि सेक इनवर्स सेक x तब होगा जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ओके। तो इस पे बेस अगर हमें क्वेश्चन करना चाहें, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो क्या है भाई, सेक अगर मान के चलो सेक इनवर्स आपके पास क्या है, लेट अस से 5 है, तो आप 5 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई 5 जो है ना यार वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू 5 इन्फिनिटी इंटरवल से, है ना, 1 टू इन्फिनिटी में आएगा ना 5, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हम लोग 5 लिख सकते हैं। मान लो अगर कल को आपको कह दे कि सेक इनवर्स 0.1, अब आप नहीं लिख सकते, है ना, अब इट इज नॉट इक्वल टू 0.1, ठीक है। एक्चुअली अगर देखें तो सेक इनवर्स 0.1 विल नॉट गिव यू एनी आंसर, द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज व्हाई बिकॉज 0.1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है भैया। तो सेक इनवर्स सेक x की अगर हम बात करते हैं, सेक इनवर्स सेक x की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सेक इनवर्स सेक x, तो मान के चलो सेक इनवर्स आपको अगर किसी ने दे दिया सेक इनवर्स सेक पाई बाई 4, ठीक है, तो आप इसका आंसर पाई बाई 4 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि पाई बाई 4 भैया इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 से। अगर मान के चलो कोई आपसे कह दे कि भाई सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो, सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो, तो अब आप इसको 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसकी बात करें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो भैया सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 6 को हम लोग 7 पाई बाई 6 नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 पाई बाई 6 जो है वो सेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सेक इनवर्स के आंसर क्या होंगे, सेक इनवर्स की रेंज में आएंगे, और सेक इनवर्स की रेंज होती है ये, और क्योंकि 7 पाई बाई 6 जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए वो सेक इनवर्स का आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये आंसर गलत है। ये सही कैसे करेंगे हम उसको, है ना, उसको देखते हैं। मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 6, तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई ये आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि 7 पाई बाई 6 जो है वो सेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा है, यही कारण है। अब अगर यही कारण है तो कैसे करेंगे हम इसको, तो हम क्या कोशिश करेंगे
कि यार असली जड़ तो ये है, किसी तरीके से इसको कुछ और लिख पाए, इसको कुछ और लिख पाए, है ना, और ऐसा लिख पाए कि मान के चलो ये 7π/6 की जगह जो भी आए, मान लो z आ रहा है, या मान लो w आ रहा है, या मान लो t आ रहा है ना, तो ये sec इनवर्स sec t, ये 7π/6 की जगह हम कुछ ऐसा एंगल t लेना चाह रहे हैं जिससे कि वो t क्या आ जाए, हमारा sec इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर जाए। यही तो चाह रहे हैं हम लोग, और यही तो चाह रहे हैं कि 7π/6 की जगह ऐसा कोई एंगल t होता जिससे कि वो t जो है वो हमारा sec इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर जाता। यही प्रॉब्लम है हमारी, कोई बात नहीं। देखो जिसको सॉल्व करते हैं, sec 7π/6 को, यानी कि sec 7π/6 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं। sec 7π/6 को क्या हम लोग रीराइट कर सकते हैं, कैसे, sec प्लस पाई प्लस π/6 करके। अच्छा, अब पाई प्लस π/6 क्या होता है, माइनस sec π/6। चेक कर लो, sec पाई प्लस थीटा इज माइनस sec थीटा। अब मैं गया और मैंने देखा कि sec नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट, sec नेगेटिव होता है, ठीक है ना। sec नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी फिलहाल जो एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल लिया हूं तो क्योंकि मैं 0 से पाई में इंटरेस्टेड हूं, 0 से पाई में इंटरेस्टेड हूं, 0 से पाई वाले एंगल में इंटरेस्टेड हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं sec पाई माइनस π/6। तो यानी कि इसको क्या मैं लिख सकता हूं, sec 5π/6। तो यानी कि देखो हुआ क्या, ये जो क्वेश्चन कल तक ऐसा था sec इनवर्स sec 7π/6, जिसको हम कल तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब हम sec 7π/6 की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चेक करो ना। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आंसर हम 5π/6 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5π/6 जो है मेरे भाई डेट बिलोंग्स टू sec इनवर्स की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोगों को sec इनवर्स sec x की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्लियर है भाई बात। तो ऐसे करके, और यही सेम काम हम कर रहे हैं, यही सेम काम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हर उसमें हमने यही काम किया। cot इनवर्स cot π/3 क्यों लेके आए, क्योंकि ये एंगल प्रॉब्लम कर रहा था, ये एंगल 0 to पाई में नहीं था, हम इसको 0 to पाई में लिया। कैसे कि भैया cot 4π/3 cot पाई प्लस π/3 और cot पाई प्लस थीटा कितना होता है, cot थीटा ले आए थे। यही काम हमने इससे पिछले क्वेश्चन में करा था कि tan इनवर्स tan 2π/3 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में नहीं था, तो हमने क्या करा कि भैया इसको हमने सॉल्व करके देखा, tan 2π/3 इक्वल टू tan पाई माइनस π/3 और इट इज माइनस tan π/3, ठीक है ना। और tan नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। और मेरे को कौन सा एंगल चाहिए था, माइनस π/2 से प्लस π/2 वाला, ठीक है ना। तो मैं तो इस वाले क्वाड्रेंट को रेफर करूंगा ना, मैं तो इस वाले क्वाड्रेंट को रेफर करूंगा, और वही मैंने किया, इस वाले क्वाड्रेंट का एंगल को रेफर किया। चेक करो, ठीक है। यही सेम काम हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखो जैसे ये है, यहाँ पे cos इनवर्स cos 5π/4, तो cos 5π/4, 5π/4 क्योंकि 0 to पाई में नहीं था, तो हमें को तो 0 to पाई में लेके आना है, तो हमने क्या करा, cos 5π/4 को पाई प्लस π/4 में लिखा। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस π/4। अब यहाँ पे माइनस cos π/4 आ गया। अब क्योंकि cos कहाँ नेगेटिव होता है, एक तो यहाँ नेगेटिव होता है और एक यहाँ नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल हम ऑलरेडी ले चुके थे, अब यानी कि बचा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अच्छा, इसको क्यों लेना है, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, 0 to पाई में चाहिए, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल हमारे इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको cos पाई माइनस π/4 लिख लिया एंड देन cos 3π/4। अब ये जो एंगल आया है ये भाई साहब 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है। सभी केसेस में हमने यही काम किया है। अगर आप ध्यान से देखो, इस केस में भी क्या था, ये sin 2π/3 को भी हमने क्या करा, sin पाई माइनस π/3 और sin पाई माइनस π/3 sin π/3 होता है, और π/3 क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि sin इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, तो हमने आंसर π/3 लिख दिया, ठीक है। तो हम हर केस में यही काम कर रहे हैं। क्लियर है ना बात। चलो जी, तो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रहती है, एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रहती है which is your cosec inverse cosec inverse cosec x और cosec इनवर्स x, ठीक है ना। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है। टिल देन
आप फटाफट इसको नोट करो ना, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी है ना, लास्ट प्रॉपर्टी विच इज व्हाट, cosec इनवर्स x। सेम जैसे हमने sec इनवर्स x पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही cosec इनवर्स x और cosec इनवर्स cosec x, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से कि cosec x का जो डोमेन है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंड रेंज क्या होगी। तो cosec x की डोमेन कितनी होगी भैया, चेक करो, r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एंड रेंज कितनी होगी भैया इसका, नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, cosec इनवर्स x को हम लोग कैसे लिखेंगे, डोमेन कितने होगा, डोमेन इज योर नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और प्रिंसिपल रेंज कितनी होगी हमारे पास, इट इज नेगेटिव पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके कल लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। अच्छा, तो cosec इनवर्स x, यानी कि ये आंसर x देगा, और x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, cosec की रेंज में। अब cosec की रेंज क्या है, यानी कि एक कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो सेम वही वाली बात जैसे हमने sec इनवर्स में sec इनवर्स x में पढ़ा था कि भाई अगर हम लोग cosec इनवर्स 5 की बात करें तो यस इट्स आंसर विल बी 5। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी से बिलोंग कर रहा है। बट अगर कोई बच्चा कह दे सर cosec इनवर्स 0.5 की अगर हम बात करें तो क्या ये 0.5 के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, cosec इनवर्स cosec x आंसर कब देगा, जब इसका आंसर cosec इनवर्स की रेंज में होगा। अब cosec इनवर्स की रेंज क्या है, दिस, तो यानी कि x जो आंसर है आपका, है ना, ये क्या है, एंगल है, और ये किसके बीच में होना चाहिए, इट शुड बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, है ना, 0 हटा। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर मान के चलो cosec इनवर्स किसी ने आपसे पूछा है cosec इनवर्स cosec लेट्स से π/4, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे π/4। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई π/4 जो है वो cosec इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है। cosec इनवर्स की रेंज क्या है, ये, ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछ रहे कि भैया आप एक काम कर दो, cosec इनवर्स cosec 3π/4, है ना, 3π/4 अगर आपसे ये पूछ ले कोई, ठीक है, सो अब कैसे करोगे आप, क्या इसका आंसर आप 3π/4 लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3π/4 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू आपका cosec इनवर्स की रेंज से, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये आ गया आपको, है ना, पूछ लिया आपसे ये, तो इसको कैसे करोगे आप सॉल्व। तो cosec इनवर्स cosec 3π/4, इसमें समस्या क्या आ रही है, ये समस्या खड़ी कर रहा है। ये 3π/4 जो है ना यार, वो cosec इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भाई हमें समस्या का समाधान करना है, यानी कि cosec 3π/4 को दोबारा से हम लोग लिखेंगे, cosec 3π/4 को रीराइट करेंगे और एक इस तरह का एंगल लेके आएंगे इस जगह पे जो कि इस पर्टिकुलर cosec इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता हो। तो मैंने क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, cosec पाई माइनस π/4, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि cosec पाई माइनस π/4 और यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं। तो देखो ध्यान से, cosec जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec π/4,
चेक कर लो। तो इस पर कुछ ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ा, मेरे को जो आंसर चाहिए नहीं करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। चेक करो, नहीं करना नहीं पड़ेगा यार, सुनो सुनो, करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। cos 3 पाई बाय 4 को हमने पाई माइनस पाई बाय 4 लिखा और cos पाई माइनस थीटा तो कितना होता है cos थीटा, यानी कि आप जो एंगल आपके पास आया पाई बाय 4 ये आपका काम का है। क्यों? क्योंकि आपको तो आंसर माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 में चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब आपको तो मिल गया माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आंसर। तो यानी कि अब आप क्या कर सकते हो उसको cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 4 का आपको आंसर चाहिए था, आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है ना, किस वे में ट्रांसफॉर्म किया कि आप इसको cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में इसका आंसर लेके आने वाले थे तो आप ले आए, ठीक है। अब आप पाई बाय 4 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो एंगल है इसको क्या करना है, cos इनवर्स की रेंज के अंदर लेके आना है। तो आप यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो भैया स्टूडेंट्स फटाफट इसको नोट करेंगे, ये मैंने आपको करा दी 12 की 12 प्रॉपर्टीज, फटाफट इसको नोट करेंगे, इसको नोट करो एंड देन इसको नोट करो, देन इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा चलो जी स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लिया, पॉज वीडियो नोट डाउन। चलो तो अब एनसीईआरटी ने एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा उनको भी चख लेते हैं, है ना, कैसे हैं वो क्वेश्चन। तो बेसिक एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा हम इस पे तमाम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सभी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे हम, है ना, इन द अपकमिंग लेक्चर्स। चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज वीडियो नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब दो क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी से उठाए मैंने एग्जांपल। कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1 बाय √2। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल वैल्यू? तो एक बात समझो, आपको पता है कि साइन इनवर्स समथिंग आपको डोमेन, इसकी डोमेन क्या होती है, इट्स डोमेन इज -1 to 1 एंड प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, दैट इज नेगेटिव पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्लोज। तो वो यही कह रहा है कि इस साइन इनवर्स 1 बाय √2 की वैल्यू जो है ना, वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू देनी है। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू जो प्रिंसिपल रेंज में आएगी, ठीक है। साइन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो यानी कि हमें वो एंगल बताना है जो एंगल -π/2 से +π/2 तक के बीच में हो, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि अब साइन इनवर्स 1/√2, तो मैंने क्या करा, लेट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो x है, तो sin x बराबर 1/√2 लिख सकता हूँ, sin x बराबर 1/√2 कर सकता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में तो बहुत सारे सॉल्व किए हैं कि भाई sin x 1/√2 कहाँ होता है, sin π/4 होता और जगह भी है, जैसे sin π - π/4 पे भी हो सकता है, sin 2π + π/4 पे भी हो सकता है, चेक करो। बट हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको वो एंगल चाहिए जो साइन इनवर्स की रेंज है, ठीक है। तो ये सब नहीं चाहिए, ओके। तो अब चेक करो, अगर मैंने इसको sin x = sin π/4 लिख दिया तो इट इंप्लाइज x बराबर π/4। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स 1/√2 का अब जो हमने आंसर दिया है x π/4 है, तो ये हमने प्रिंसिपल आंसर दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू बताई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों? क्योंकि π/4 क्या कर रहा है, इट बिलोंग्स टू साइन इनवर्स की रेंज में, है ना। साइन इनवर्स भाई, साइन इनवर्स समथिंग अगर कोई आपको आंसर दे रहा है तो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए ना। तो अभी जब साइन इनवर्स समथिंग ने आपको आंसर दिया तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2।
अब मान लो कल को कोई बच्चा कह दे, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई sin π/4 के इक्वल भी हो सकता है, ये sin पाई माइनस π/4 के इक्वल भी हो सकता है, sin लेट्स से 2π + π/4 यानी कि sin 9π/4 के इक्वल भी हो सकता है, ये ना किसी के इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि मान के चलो कोई बच्चा, चलो वहां तक नहीं पहुंचा पर यहां तक इसको ले लेता, और ये बात भी तो सही है ना, ये बात भी तो सही है, ठीक है ना, sin x बराबर sin π/4 है, तो sin x बराबर sin π - π/4 भी तो है ना। तो मान के चलो कोई बच्चा ये ले लेता, और वो कहता कि सर x की वैल्यू तो 3π/4 आई मेरी, और सर मैं तो इसका आंसर sin इनवर्स 1/√2 का आंसर मैं तो 3π/4 लिखूंगा, बताओ इसमें क्या गलत है। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर अब भी बिल्कुल सही है, बट क्योंकि बच्चे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से ये आंसर बिलोंग नहीं कर रहा है। साइन इनवर्स कोई आंसर देगा तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर देगा कि नहीं देगा, है ना, और जब प्रिंसिपल रेंज के अंदर आंसर देगा तब प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, साइन इनवर्स x की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो क्योंकि ये जो है ना 3π/4 ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते। ये आंसर तो ठीक है बट इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते। उसने कहा प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी, जब आपका जो आंसर है वो रेंज से बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये आपका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू के केस में गलत हो जाएगा। वैसे आंसर ठीक है मैथमेटिकली, बट प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते उसको, है ना। वैसे मैथमेटिकली आंसर ठीक है बट प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है 3π/4, इसलिए उसने तो क्या पूछा हमसे, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। तो वैसे तो ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, है ना, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, बट क्योंकि उसने प्रिंसिपल वैल्यू पूछी थी तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है ना, नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसलिए ये फिलहाल ये आंसर गलत है क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। वैसे मैथमेटिकली करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है भाई, आ रही ना बात समझ में? ओके, अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है ना, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, है ना। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की आएगी तो एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। अब कॉट इनवर्स का सबसे पहले आपको प्रिंसिपल रेंज पता होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो आपको पता ही है, ठीक है। कॉट इनवर्स का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, और प्रिंसिपल रेंज कितनी है इसकी कॉट इनवर्स की, इट इज 0 to π ओपन इंटरवल, 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स की डोमेन कितनी है, ऑल रियल नंबर्स, और जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, 0 to π ओपन इंटरवल। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे इसके प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x, तो cot x कितना हो गया आपके पास, -1/√3। अब ये क्वेश्चन इस तरह के हमने बहुत सारे करे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे क्लास कहाँ पे 11th में, ठीक है। तो cot x कहाँ का नेगेटिव होता है, एक तो यहाँ नेगेटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में और 2nd क्वाड्रेंट में। आपको जो प्रिंसिपल आंसर चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, कहाँ चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ आएगी, प्रिंसिपल रेंज के अंदर आएगी। और प्रिंसिपल रेंज में कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, सिर्फ पहला और दूसरा, चेक कर लो, 0 to π इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में ही आंसर चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, -cot 60, cot 60 की वैल्यू होती है ना 1/√3। अब सर हमें पता ही नहीं cot 60, तो मैं क्या करूंगा भैया,
आपको पता होना चाहिए कि cot 60 पे 1/√3 होता है, tan 30 पे 1/√3 होता है ना। cot 30 पे जो है √3 होता है और tan 60 पे √3 होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये cot 60 हो गया। अब मैं cot 60 को ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है। और आप ध्यान से देखो कि cot x बराबर माइनस 1/√3, इसकी वैल्यू एक तो आई cot माइनस cot पाई बाई 3, और cot पाई बाई 3 माइनस cot पाई बाई 3 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, ये सब बातें आपको पता है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है। ये कितना हो गया cot 2 पाई बाई 3। अब हमें x की कौन सी वाली वैल्यू से मतलब है, पहले तो ये बताओ। x की उस वैल्यू से मतलब है जो 0 से पाई के बीच में आएगी, जो 0 से पाई। सुनो ना, x क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन की, है इस क्वेश्चन की, ये जो स्टेटमेंट है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है x, और ये x क्या होना चाहिए, cot इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, x की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, और प्रिंसिपल रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है। तो यानी कि मेरे को कौन से वाला एंगल चाहिए, मेरे को x की कौन सी वैल्यू चाहिए, मेरे को x की वो वैल्यू चाहिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सो मैं x को 2 पाई बाई 3 लूंगा, और हेंस मैं कह दूंगा कि भाई cot इनवर्स माइनस 1/√3 की जो वैल्यू है इट इज 2 पाई बाई 3, बिकॉज 2 पाई बाई 3 जो है वो आपका cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो सभी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं उनको बहुत गौर से आप गहन अध्ययन करेंगे। चीजें जहां समझ में नहीं आ रही हैं, सिर्फ उसका एक ही कारण है कि आपका बेसिक कमजोर हो सकता है। तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में बार बार कह रहा हूं, जरूर देखें, कुछ करें ना करें, कम से कम इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो फटाफट एक बार आप सारी स्लाइड्स देख लो कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने सभी की सभी 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 2, फिर 2 4, फिर 2 6, फिर 2 8, फिर 2 10 एंड 2 12, ठीक है ना। ये 12 की 12 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। देन हमने 2 क्वेश्चंस भी करे हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे अदर भी चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 का निकालते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका करते हैं श्री गणेश, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस मैं एक ही बात कह रहा हूँ यार आपको कि आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझो, और इंट्रोडक्शन समझने के लिए अगर आपको क्लास 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ रहा है तो देखो, पढ़ो उसको, बट इसको समझो। ये समझोगे नहीं, क्वेश्चंस होंगे नहीं, और क्वेश्चंस होंगे नहीं तो एट द एंड होता क्या है कि क्लास 12th में बच्चे क्या करते हैं, जब चीजें समझ में नहीं आती तो वो फिर उन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। उससे होगा तो कुछ नहीं, आपके नंबर कम आ जाए, है ना। तो बच्चे क्योंकि एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार 60-70 नंबर आ जाए तो ठीक है। ऐसा अगर आप सोचते हो कि 60-70 नंबर आ जाए तो आप इसको छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो आपको एक एक टॉपिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए, और एक टॉपिक कहीं ना कहीं किसी दूसरे टॉपिक से भी जुड़ा होता है। तो क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा तो जाहिर सी बात है कोई दूसरे टॉपिक को भी आप नहीं कर पाओगे जो इससे जुड़ा हुआ होगा। तो यानी कि ये वाले नंबर भी गए आपके और दूसरे वाले नंबर भी गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर का नुकसान है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, साल की शुरुआत है, बहुत सारा समय है पढ़ने के लिए, और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन को इतना बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ो और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।